हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 10th ऑफ जून की क्लास। टाइटल है इन्फ्लेशंस लॉन्ग शेडो। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, लॉन्ग शेडो मतलब बहुत बड़ा साया, शेडो का मतलब साया है, शेडो का मतलब बुरा प्रभाव है। तो इन्फ्लेशन का बुरा प्रभाव कह सकते हो, इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा साया कह सकते हो, ये इसका टाइटल का मतलब है। इन्फ्लेशन नाउन है। जब आप किसी शब्द के साथ अपोस्ट्रोफे देखते हो, ऊपर कॉमा देखते हो, तो वो नाउन होता है, और उस कॉमा के बाद जो शब्द देखते हो वो भी क्या होता है, नाउन। तो इन्फ्लेशन भी नाउन है, शेडो भी नाउन है, लॉन्ग है वो शेडो का एडजेक्टिव है। ठीक है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ नाउ ज्वाइंड। अब आरबीआई ने ज्वाइन कर लिया है। क्या? लड़ाई। कैसे? पिच करके। पिच का मतलब है इम्फेसाइज करना, जोड़ देना। किस चीज़ पर? आवश्यकता पर। आवश्यकता किसकी है? कीप इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस अंडर चेक। कीप मतलब रखना, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, इन्फ्लेशनरी मतलब महंगाई से संबंधित, एक्सपेक्टेशंस मतलब जो भी आशाएं हैं, अंडर चेक का मतलब हो गया नियंत्रण में। ठीक है, इन कंट्रोल। अंडर चेक का मतलब है इन कंट्रोल। फ्रंट एंड सेंटर। फ्रंट एंड सेंटर का मतलब है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का विषय होना। ऑफ इट्स पॉलिसी अप्रोच, किसका? अपनी पॉलिसी अप्रोच का। ठीक है। इट्स आ रहा है पजेसिव एडजेक्टिव रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए। तो यहाँ तक एक पैराग्राफ पूरा होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी वर्ब है हैड ज्वाइंड, नाउ हैड वर्ब है। इसने अब ज्वाइन कर लिया है किसको? बैटल को। कैसे किया है? पिच करके। बाई प्रेपोजिशन है इसलिए आगे क्रिया है वो आईएनजी फॉर्म में है। पिच करके मतलब जोड़ देकर। किस पर? आवश्यकता पर। आवश्यकता किस चीज़ की है? कि इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस जो हैं, महंगाई और महंगाई को लेकर जो एक्सपेक्टेशन है, जो सोच रखा है, उसको हम नियंत्रण में रखें। फ्रंट एंड सेंटर ऑफ इट्स पॉलिसी अप्रोच। ठीक है। तो ये जो विषय है वो किस में रखेंगे हम? ये अपने पॉलिसी अप्रोच जो है, जो भी आरबीआई सोच रहा है, पॉलिसी अप्रोच इसकी है, जिससे जो भी पॉलिसी बना के रखी है इसने, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट विषय के रूप में इसको रखेंगे। ठीक है। तो ये आपका हुआ पहला पैराग्राफ। समझने वाली बातें इसके अंदर बता ही दिया मैंने कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। अंडर चेक एक फ्रेज है, इसका मतलब इन कंट्रोल है। फ्रंट एंड सेंटर जो है ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय होना, इंपॉर्टेंस का विषय होना, सिग्निफिकेंस का विषय होना। ठीक है। जस्ट ओवर ए मंथ आफ्टर। जस्ट मतलब केवल, जस्ट एडवर्ब होता है। तो ये कह रहा है कि जस्ट ओवर ए मंथ आफ्टर, केवल एक महीना ही गुजरा है। किस बात को? द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आरबीआई की जो ये कमेटी है, इसने डिसाइड किया। ये इसकी वर्ब है। किस में? एक मीटिंग हुई थी, सरप्राइज मीटिंग हुई थी, मतलब एक अचंभित करने वाली घटना। इसकी मीटिंग वैसे कोई फिक्स समय पर होती है, लेकिन ये मीटिंग जो है ऑफ साइकिल मीटिंग थी। ऑफ साइकिल का मतलब ये उस साइकिल में नहीं थी, जैसे कि हर बार एक फ्रीक्वेंसी होती है मीटिंग की, हर बार एक निश्चित समयावधि पर ही मीटिंग ये होती है, वैसे मीटिंग नहीं थी, अचानक से मीटिंग हुई थी। उसमें क्या कहा? टू रेज, रेज मतलब बढ़ाएंगे, इंटरेस्ट रेट्स मतलब ब्याज की दरें, फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार, इन ऑलमोस्ट 4 years, 4 सालों में पहली बार, लगभग 4 साल बीत गए, पहली बार ऐसा होगा। तो द रेट सेटिंग पैनल, एक महीना ही हुआ है कि रेट को डिसाइड करने वाला जो पैनल है, जो ग्रुप है, हैज़ फॉलोड अप, इसने क्या किया है? फॉलो अप किया है। फॉलो अप का मतलब जो काम आप पहले से कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करना। विद ए फर्दर 50 बेसिस पॉइंट्स, आगे इसने 50 बेसिस पॉइंट्स मतलब 0.50 का बढ़ोतरी कर दी है इन द पॉलिसी रेपो रेट। पॉलिसी रेपो रेट में, रेपो रेट का मतलब होता है ब्याज की वो दर जो कि आरबीआई वसूलता है जो बैंक्स को लोन देता है तब। रिवर्स रेपो रेट वो होती है जब बैंक्स पैसा देते हैं आरबीआई को और उस पर जो ब्याज लेता है, बैंक ब्याज लेते हैं आरबीआई से, उसको बोलता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है। दूसरे पैराग्राफ में सब्जेक्ट है एमपीसी, वर्ब है डिसाइडेड, सब्जेक्ट है रेट सेटिंग पैनल, वर्ब है हैज़ फॉलोड अप। ठीक है। बाकी अगर बात करें तो रेज है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। रेज और राइज ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, और एक चीज़ अराइज भी याद रखेंगे आप। ये 3 चीज़ें ध्यान रखें। रेज है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, राइज है वो इंट्रांजिटिव है, ये भी इंट्रांजिटिव है। इसकी सेकंड फॉर्म जो होती है रेज्ड होती है, थर्ड फॉर्म भी रेज्ड होती है, ये बढ़ाना होता है। राइज है इसकी सेकंड फॉर्म रोज होती है, थर्ड फॉर्म रीजन होती है। किसी नीचे के स्तर से ऊपर के स्तर पर आना। अराइज है इसकी सेकंड फॉर्म अरोज होती है और थर्ड फॉर्म होती है अरीजन।
इसका मतलब है एग्जिस्टेंस में आना, कम इनटू बीइंग होना, या फिर इमर्ज होना, उत्पन्न होना, ये इसका मतलब है। ठीक है। फर्दर का मतलब आगे होता है, एक इसके स्थान पे अगर फार्दर होता तो इसका मतलब होता है दूर। फर्दर का मतलब आगे और फार्दर का मतलब दूर, ये डिटर्मिनर्स होते हैं। ठीक है। 50 बेसिस पॉइंट का मतलब 0.50, ये हो गया। आगे देखिए, सिमल्टेनियसली एडवर्ब है, इसका मतलब होता है साथ साथ में होना, दो कामों का साथ साथ होना, तो साथ साथ में एडवर्ब है ये। एडवर्ब किसी सेंटेंस के स्टार्ट में आ सकता है, ध्यान रखना है। तो साथ साथ में एक चीज़ और देखें कि एमपीसी ने ये बात क्लियर की है, एमपीसी की वर्ब हैज़ मेड है, इसको क्लियर किया है क्या, इट आ रहा है एमपीसी के लिए प्रोनाउन, कि ये अब जो है इसका ये इरादा नहीं है। नो लॉन्गर मतलब अब तक तो ठीक था लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो अब हमारा इरादा नहीं है क्या, रिमेन अकोमोडेटिव। अकोमोडेटिव एक स्टांस है जो आरबीआई अपना के रख रखा था। अकोमोडेटिव स्टांस का मतलब है कि आरबीआई ब्याज दरों में कटौती करता है जिससे कि बाजार में पैसा आता है, बैंकिंग सिस्टम में पैसा आता है, इंजेक्ट करता है पैसा ब्याज दरों को कम करके। लेकिन अब कह रहा है कि हमारा इरादा नहीं, हम अकोमोडेटिव रहें, ये स्टांस हम छोड़ेंगे अब। ठीक है। तो द एमपीसी की वर्ब है वो हैज़ मेड है, इट की वर्ब है वो इंटेंट्स है, सिमल्टेनियसली एडवर्ब है। सिमल्टेनियसली एडवर्ब हो गया, द डिटर्मिनर हो गया, ये नाउन हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है, ये यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। क्लियर है वो एडजेक्टिव है, इट है वो प्रोनाउन है, नो है वो डिटर्मिनर है, लॉन्गर है वो एडजेक्टिव है, इंटेंट्स है वो वर्ब है। टू रिमेन अकोमोडेटिव, टू रिमेन ये आपका इन्फिनिटिव है, अकोमोडेटिव है एडजेक्टिव है। इट विल इंस्टीड, इंस्टीड यहाँ पे एडवर्ब है, इंस्टीड ऑफ होता है, इंस्टीड अकेला भी होता है, इंस्टीड ऑफ प्रेपोजिशन होता है, इंस्टीड एडवर्ब होता है। और इसके बाद ऑफ क्यों नहीं लगा रखा देखो ये हो रहा के बजाय, इंस्टीड का मतलब यहाँ पे है के बजाय, इंस्टीड ऑफ भी यही होता है, लेकिन इंस्टीड ऑफ जो है वो लगाता है उसके बाद में उसका ऑब्जेक्ट लगता है ऑफ के बाद में। यहाँ इसका ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, ये कह रहा है कि इसकी बजाय ये काम करेगा ये। ठीक है, ये काम करेगा इसकी बजाय। तो इट यहाँ पे एमपीसी के लिए है। अब कह रहा है एमपीसी जो है इसकी बजाय क्या करेगी, स्टे फोकस्ड, ये केंद्रित रहेगी, ध्यान केंद्रित करेगी, फोकस्ड में ऑन लगता है। द विड्रॉल ऑफ द पेंडेमिक ट्रिगर्ड अकोमोडेशन, पेंडेमिक ट्रिगर्ड, पेंडेमिक के कारण उत्प्रेरित, ट्रिगर्ड जहां भी लगेगा ये वैसे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पेंडेमिक के कारण ट्रिगर्ड, पेंडेमिक के कारण उत्प्रेरित, पेंडेमिक के कारण ऐसा किया गया था। ठीक है। विड्रॉल का मतलब वापस लेना होता है, जैसे हम पैसा विड्रॉ करवाते हैं तो वापस निकालते हैं डिपॉजिट किया हुआ पैसा, वैसे ही विड्रॉल है वापस लेने की प्रक्रिया, टेकिंग बैक, पुल आउट। विड्रॉल का मतलब पुल आउट होता है, अगर आप फ्रेजल वर्ब के रूप में इसका आंसर दें तो इसका मतलब है पुल आउट। इसकी बजाय ये फोकस करेगी किस पर, पेंडेमिक ट्रिगर्ड अकोमोडेशन पर, कि पेंडेमिक के कारण जो अकोमोडेटिव स्टांस अपना रखा था उसको वापस लेगी। एज इट रेसेज, कारण क्या है, एज यहाँ पे कंजंक्शन है क्योंकि इट यहाँ एमपीसी के लिए है। इसकी रेस क्या है, ये भाग दौड़ रहा है, रेस का मतलब है ये दौड़ रहा है इस दिशा में, इसकी दिशा ये है। टेम, टेम का मतलब है कंट्रोल करना, टेम का मतलब है कर्ब करना। ये चाहता है, एमपीसी चाहती है कि रिटेल इन्फ्लेशन को काबू में किया जाए, खुदरा महंगाई को काबू में किया जाए। एन एंकर इट, एंकर का मतलब है फिक्स करना, और इसको फिक्स किया जाए। विद इन का मतलब होता है किसी सीमा के अंदर अंदर। ठीक है। 2 से 6% का जो टारगेट बैंड है, बैंड का मतलब यहाँ पे लेवल मान लो, ग्रुप मान लो, 2 से 6% जो एक टारगेट रखा गया है महंगाई का, उसी के अंदर इसको स्थिर किया जाएगा, ये इसका टारगेट है। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए। इट से लेकर और बैंड तक की बात करें, इट की वर्ब है वो विल स्टे है, इंस्टीड है वो एडवर्ब है। इसकी बजाय आरबीआई ये जो एमपीसी है ये फोकस करेगी, फोकस के साथ में ऑन लगता है किस चीज़ पर, पेंडेमिक के कारण जो अकोमोडेटिव स्टांस अपना के रखा था उसको वापस लेंगे। कारण क्या है, क्योंकि अब एमपीसी क्या चाहती है, एमपीसी चाहती है खुदरा महंगाई को नियंत्रण में रखना, और इसे इट ये महंगाई के लिए आ रहा है, रिटेल इन्फ्लेशन के लिए आ रहा है, और इसे फिक्स करना, स्थिर करना किस एक लेवल के अंदर, 2 से 6% वाले इस क्षेत्र के अंदर। ठीक है। इट इन एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है एडमिटेंस, स्वीकृति। एक्नॉलेजमेंट नाउन है क्योंकि देखो MENT दे रखा है, जिन वर्ड्स के एंड में MENT होता है वो नाउन होते हैं। तो इस स्वीकृति में क्या स्वीकृति, ऑफ द हरक्यूलियन टास्क, हरक्यूलियन टास्क का मतलब होता है डिफिकल्ट टास्क, हरक्यूलियन टास्क का मतलब होता है एसिड टेस्ट कह सकते हो, डिफिकल्ट टास्क कह सकते हो, मुश्किल कार्य। ठीक है। तो कह रहा है कि भाई इन एक्नॉलेजमेंट, इस बात की स्वीकृति में कि हरक्यूलियन टास्क इट फेसेज, इट यहाँ पे किसके लिए आ रहा है,
इट यहाँ पे आ रहा है एमपीसी के लिए, कि एमपीसी कह रहा है कि भाई हमें ये तो पता है कि हमारे सामने बड़ा मुश्किल कार्य है, इट की वह फेसेज है। द एमपीसी नाउ प्रोजेक्ट्स, एमपीसी की वह प्रोजेक्ट्स है, नाउ एडवर्ब है, एमपीसी अब यहाँ पे ये प्रोजेक्ट करता है, प्रोजेक्ट का मतलब होता है दर्शाना, मतलब यहाँ पे शो करना कह सकते हो। रिटेल इन्फ्लेशन टू एवरेज, या अनुमान लगाना मान लीजिए, यहाँ पे इसको अनुमान लगाना ही मान लीजिए, गैस कह दो या स्पेक्यूलेट कह दो, स्पेक्यूलेट। तो एमपीसी है, अब इसका अनुमान ये है कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो एवरेज इतना रहेगा ओवर द एंटायर फिस्कल ईयर। ओवर यहाँ पे ड्यूरिंग का अर्थ दे रहा है, प्रेपोजिशन है, पूरे वित्त वर्ष के दौरान, ठीक है, वो वित्त वर्ष जो मार्च में एंड होने वाला है, ठीक है। ए फुल 1 परसेंटेज पॉइंट इंक्रीज, एक पूरा का पूरा 1% पॉइंट का इंक्रीज, किससे, 5.7% से, जो कि इसने फोरकास्ट किया था। इट यहाँ पे एमपीसी के लिए है, फोरकास्ट के तीनों फॉर्म सेम होती है, फोरकास्ट फोरकास्ट फोरकास्ट, अप्रैल में। जब आप पर्टिकुलरली किसी मंथ या ईयर की बात करते हैं तो इनका प्रयोग करते हैं, तो ये अप्रैल की बात इसलिए इन लग रहा है, ठीक है। तो इस बात की स्वीकृति में, इन प्रिपरेशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, ये नाउन है। इस बात की स्वीकृति में कि इसके सामने, एमपीसी के सामने बड़ा मुश्किल कार्य है। एमपीसी अब यहाँ पे अनुमान लगा रही है कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है 6.7% रहेगा पूरे के पूरे वित्त वर्ष में, जो कि एंड होने वाला है मार्च में। तो 1% पॉइंट का पूरा पूरा इसने बढ़ोतरी कर दी, जबकि अप्रैल में इसने कहा था कि 5.7% रहेगा। फोरकास्ट, ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट और कास्ट, इन चारों की वर्ब फॉर्म्स जो है वो सेम रहती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फोरकास्ट की सेम, ब्रॉडकास्ट की सेम, टेलीकास्ट की सेम और कास्ट की सेम। प्राइस गेन्स आर नाउ एक्सपेक्टेड, प्राइस गेन्स मतलब कीमतों में बढ़ोतरी, आर एक्सपेक्टेड मतलब अब संभावित है, टू एक्सेलरेट की प्राइस गेन्स जो हैं, कीमतों में बढ़ोतरी जो है वो एक्सेलरेट होंगी, वो बढ़ेंगी, और किस दर से बढ़ेंगी, 7.5% की गति से। पेस का मतलब गति है, कब, अप्रैल से जून वाले क्वार्टर में, अप्रैल मई जून वाली तिमाही में। ए साइजेबल, साइजेबल मतलब बड़ा, कंसिडरेबल कह सकते हो, साइजेबल का सिनोनिम कर सकते हो कंसिडरेबल, एडजेक्टिव है। जिन वर्ड्स के एंड में एबल लगता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं। ये एक बहुत बड़ा 120 बेसिस पॉइंट्स फास्टर है, 120 मतलब 1.20, ये ज़्यादा तेज है किसकी तुलना में, जो पहले एस्टिमेट लगाया गया था। एस्टिमेट का मतलब पूर्वानुमान लगाना। बिफोर प्रिंटिंग इट, पहले क्या कहा था, पहले कहा था Q2 के अंदर, Q2 में कहा था 7.4%, ठीक है। अब कह रहा है ए शार्प 160 बेसिस पॉइंट्स क्विकर, और ये जो है ये अप्रैल का जो प्रोजेक्शन था, अप्रैल के अंदर जो भी डिसाइड किया गया था उससे 160 बेसिस पॉइंट्स तेज था, ठीक है। अप्रैल में कहा था 5.8% और अब ये आ गया है 160 बेसिस पॉइंट, तो 5.8 के अंदर 1.6 आप जोड़ दीजिए, ये आपका 7.4 निकल कर आएगा। तो 160 बेसिस पॉइंट का मतलब 1.6% की वृद्धि कर दी, इतना तेज रहा है। समझ में आ गई बात, यहाँ तक समझिए। फिर ये को आंकड़े हैं, ज़्यादा को समझने वाली बात इसमें नहीं है। प्राइस गेन्स की वर्ब आर है, नाउ एडवर्ब ऑफ टाइम है, आर एक्सपेक्टेड है, पैसिव है। अब कीमतों बढ़ोतरी की एक्सपेक्टेशन ये है कि ये कीमतों बढ़ोतरी जो है इसकी गति 7.5% की गति रहेगी अप्रैल जून वाले क्वार्टर में। 120 पॉइंट ज़्यादा है ये, जो पहले हमने बताया था उसकी तुलना में। इसका मतलब है 7.5 में से 1.2 घटा दीजिए तो ये आपका आंसर आएगा 6.3। पहले कहा था 6.3, अब आ रहा 7.5। अब कह रहा है कि Q2 के अंदर, Q2 में जो है ये इतना प्रिंट किया गया, मतलब इतने आंकड़े छपे। इसका मतलब पहले जो प्रोजेक्शन था, प्रोजेक्शन मतलब अनुमान, वो था 5.8% का, 160 बेसिस पॉइंट ज़्यादा है, 7.4% कहा। क्विकर के साथ देन डिग्री कंपैरेटिव है, फास्टर के साथ देन डिग्री कंपैरेटिव है। आगे देखिए, द हेडलाइन CPI बेस्ड इन्फ्लेशन। दो तरह की इन्फ्लेशन होती है, एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, एक होती है कोर इन्फ्लेशन। ये पूरा जो इकोनॉमी है उसको मापने का काम करता है। एक CPI दे रखा है, CPI और WPI दो ये इंडेक्स होती हैं। CPI का मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, WPI का होलसेल प्राइस इंडेक्स है, ठीक है। इंडेक्स है, ये सूचकांक हैं, ये संकेतक हैं, ये बताते हैं आपको आंकड़े। हेडलाइन इन्फ्लेशन वो है जिसमें पूरी इकोनॉमी आएगी और इसके अंदर फूड और एनर्जी आइटम्स भी शामिल करेंगे आप। जबकि पूरी इकोनॉमी में से अगर फूड और एनर्जी निकाल दोगे, माइनस कर दोगे, तो उसको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। ये फ़र्क है।
अगर फूड और एनर्जी आइटम्स की महंगाई इन्फ्लेशन को हटा दो तो बाकी महंगाई जो बची वो कोर इन्फ्लेशन है, और फूड एनर्जी को जोड़ दो तो वो बचता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो क्या कहना चाह रहा है कि हेडलाइन जो CPI बेस्ड इन्फ्लेशन है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे आधारित जो महंगाई है, इज नाउ सीन, इज इसकी वर्ब है, नाउ एडवर्ब है, सीन है इज के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है, स्टक है वो स्टिक की थर्ड फॉर्म है, स्टिक स्टक स्टक, वो यहाँ पे रुकी हुई है। कितना? अबव द RBI's अपर टॉलरेंस लिमिट। टॉलरेंस मतलब सहनशीलता, लिमिट का मतलब स्तर। RBI का जो सबसे ऊपरी एक लेवल है टॉलरेंस का 6% मान के चलता है RBI, उससे भी कहीं ज़्यादा है, अबव है वो लेवल में ऊपर होने की बात करता है। लेवल में ऊपर तो लगता है क्या? अबव, और लेवल में नीचे होता है तो लगता है बिलो। ये इसका ऑपोजिट है, अबव का ऑपोजिट बिलो है। तो हेडलाइन CPI बेस्ड इन्फ्लेशन जो है, अब उसको देखा गया है कि ये RBI का जो ऊपरी टॉलरेंस लिमिट है Q3 में, क्वार्टर 3 में, उससे भी ऊपर है। ठीक है, एट 6.2%। कितना है? 6.2%। बिफोर ईजिंग टू 5.8% फोर्थ क्वार्टर। फोर्थ क्वार्टर में ये ईज हुआ, थोड़ा सा नीचे आया, 5.8% पे गया, लेकिन उसके ये यहाँ पे जो है 6.2% था, और इसके बाद ये फोर्थ क्वार्टर में चला गया। फोर्थ क्वार्टर कौन सा? जनवरी फरवरी मार्च वाला क्वार्टर है, उसमें चला गया 5.8%। ठीक है, 2 इसलिए लगा रखा है क्योंकि यहाँ तक पहुँचा है ये। जब आपको एक डेस्टिनेशन की बात करते हो, एक मंजिल की बात करते हो, यहाँ तक गया है तो उसके लिए 2 का प्रयोग करते हैं। द MPC हैज़ लिस्टेड अ स्लू ऑफ फैक्टर्स। यहाँ पे ए स्लू ऑफ जो है, इसका मतलब ऐसे स्लू ही यहाँ पे शब्द है, नाउन है, इसका मतलब होता है ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है ना, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, बड़ी मात्रा या बड़ी संख्या को बोलते हैं अ स्लू ऑफ। क्लाउड दे रखा है, क्लाउड का मतलब है ऑब्सक्योर या अनक्लियर, अस्पष्ट कर देना। ठीक है, एक वर्ड दे रखा है स्टंट। स्टंट का मतलब है हिंडर या हैम्पर, हिंडर या हैम्पर, रुकावट डालना। देखो, द MPC हैज लिस्टेड, MPC ने सूचीबद्ध किया है, ये इसकी वर्ब है। क्या? अ स्लू ऑफ फैक्टर्स, बहुत बड़ी संख्या में कुछ कारक बताए हैं, कुछ फैक्टर्स बताए हैं। कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाउड कर रहे हैं इन्फ्लेशन आउटलुक को? इन्फ्लेशन को लेकर जो आउटलुक है, जो नज़रिया है, जो भी हमने सोच रखा है इन्फ्लेशन को लेकर, उसको अस्पष्ट करने का काम ये कर रहे हैं। मतलब हम एग्जैक्ट ये अनुमान नहीं लगा सकते कि इन्फ्लेशन इतनी रहने वाली है। कारण क्या है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, MPC की वर्ब हैज़ लिस्टेड है, फैक्टर्स नाउन है, अ स्लू ऑफ यहाँ पे डिटर्मिनर के रूप में आ रहा है। वैसे केवल स्लू जो है वो नाउन होता है। ठीक है, क्लाउडिंग है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, द डिटर्मिनर है, इन्फ्लेशन आउटलुक है वो कंपाउंड नाउन है। अब कौन कौन से कारक है? ये जो 2 बिंदु होते हैं इसको कॉलन बोलते हैं, कॉलन। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है कारण? एक तो है यूक्रेन की लड़ाई, दूसरा कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट का मतलब है रिजल्टेंट या एज ए रिजल्ट ऑफ, मतलब इसके परिणाम स्वरूप। एलिवेटेड का मतलब है रेज्ड। कमोडिटी का मतलब है वो वस्तुएं जो खरीदने और बेचने के लिए काम में ली जाती हैं। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप बढ़ी हुई वस्तुओं की कीमतें। तो कुछ कारक बताए हैं जिसके कारण महंगाई का अनुमान लगाना मुश्किल सा हो रहा है। उसमें एक है यूक्रेन की लड़ाई, और यूक्रेन की लड़ाई के चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई है वो। दूसरा हीट वेव, मतलब लू चलना, है ना, गर्म हवाएं चलना। उससे रबी क्रॉप का जो आउटपुट है, आउटपुट का मतलब प्रोडक्शन, रबी की फसल का जो उत्पादन है वो यहाँ बाधित हुआ है हीट वेव के चलते। तीसरी बात, हाई एडिबल ऑयल प्राइसेस, काफ़ी ज़्यादा खाद्य तेल की कीमतें हैं, एडिबल ऑयल खाद्य तेल। क्रूड प्राइसेस, कच्चे तेल की कीमतें, दैट कंटिन्यू, दैट यहाँ पे इस प्राइसेस के लिए आ रहा है, वो कीमतें जो लगातार जारी है। किस लिए? पोज, पोज का मतलब है कोज बनना, कारण बनना, रेज करना। इसके कारण एक काम हुआ है क्या? पास थ्रू रिस्क। पास थ्रू का मतलब है किसी एक चीज का प्रभाव दूसरे पर पड़ना। चूंकि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी, इस कारण से पेट्रोल पंप पे प्राइसेस जो है पेट्रोल डीजल के वो बढ़े। तो पास थ्रू रिस्क कहाँ तक गई है? डोमेस्टिक पंप प्राइसेस ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल्स की जो डोमेस्टिक पंप प्राइसेस है वहाँ तक ये रिस्क पहुँची। ठीक है, अगला इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ में जो बढ़ोतरी हुई है वो, टैरिफ वैसे टैक्स होता है, आयात पर लगने वाला शुल्क होता है, तो ये टैक्स बढ़ा। एंड क्रूशियली मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज फर्म्स, फ्लैगिंग, फ्लैग का मतलब होता है इंडिकेट करना, संकेत करना, चिन्हित करना, मार्क करना।
और कह रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज फर्म्स हैं, वो कंपनियां जो निर्माण क्षेत्र में काम करती हैं, सेवा क्षेत्र में काम करती हैं, वो चिन्हित कर रही हैं इनपुट एट आउटपुट प्राइस प्रेशर्स। मतलब इनपुट मतलब लागत कीमत, आउटपुट मतलब अंकित मूल्य, इसमें जो कीमतों का दबाव है उसको चिन्हित कर रही हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी यहाँ पे। असली ऑफ का बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में, क्लाउड का अनक्लियर या ऑब्सक्योर करना, स्टंट का मतलब रुकावट डालना, पास थ्रू जो है वो वैसे एडजेक्टिव का काम यहाँ पे कर रहा है, रिस्क की विशेषता बता रहा है। पास थ्रू रिस्क का मतलब ऐसा खतरा जो किसी एक चीज़ का प्रभाव दूसरे पर पड़े। कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ेंगी तो फिर पेट्रोल पंप पर प्राइसेस बढ़ेंगी, ये पास थ्रू इफेक्ट है। ठीक है, फ्लैग है, मार्क है, इंडिकेट करना है। बाकी सब्जेक्ट वर्ब की बात करें तो एमपीसी सब्जेक्ट है, हैज लिस्टेड वर्ब है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, प्राइसेस के लिए आ रहा है, प्राइसेस की वर्ब कंटिन्यू है। पोज का मतलब कोज या रेज होता है। ठीक है, बाकी कुछ खास नहीं था इसमें। क्वेश्चंस की बात करें आज के, तो फ्लैग, ओगरी, क्लाउड और एंकर, इन शब्दों के आपको आंसर देने हैं। कुछ के क्वेश्चन, कुछ तो आपने देख ही लिया है, क्लाउड का हमने मीनिंग देख लिया, एंकर का देख लिया, फ्लैग का देख लिया, ओगरी का आगे आ जाएगा। इन चारों के मीनिंग आपको बताने हैं और ज़रूर से एक लाइक करके जाना है, शेयर ज़रूर से करें अपने दोस्तों के साथ। और इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। वैसे सीधा भी सर्च कर सकते हो आशीष क्लासेस के नाम से, वहाँ पर इसका पीडीएफ मिलता है। दो चीज़ें क्लियर कर लोगे आप कि कौन सा सेशन आपको आज लेना है, कौन सी एडिटोरियल पढ़ाने वाला हूँ मैं। दूसरा, वोकैबलरी इसकी जो है वो आपको समझ में आ जाएगी, कैसे कैसे वर्ड्स दिए हुए हैं, क्या पार्ट ऑफ स्पीच हैं और किस तरीके से आपको ये रिवीजन में यूज़फुल रहेंगे। जब दोबारा देखोगे तो रिवीजन हो जाएगा आपका। आशीष क्लासेस एप्लीकेशन है, वहाँ पर कोर्सेज चल रहे हैं। एसएससी मेंस का प्रैक्टिस बैच है और वो केवल एसएससी मेंस के लिए ही नहीं है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, 50 क्वेश्चंस हम हर सेशन में डिस्कस करते हैं, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। वहाँ पे वो बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रांसलेशन का बैच ले सकते हैं, वो आपका एक कॉमन एरर प्रैक्टिस बैच है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए आगे, दैट इन्फ्लेशन लूम्स लार्ज। लूम लार्ज जो होता है इसका मतलब है, लूम लार्ज इसका मतलब है टू सीम, टू मेक सीम इम्पोर्टेंट, किसी को ये प्रतीत करवाना कि बहुत महत्वपूर्ण है। एंड हेंस कोज प्रॉब्लम्स, भी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है और वो प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, वो मंडरा रही है, ऊपर एक संकटकालीन परिस्थितियां लेके आ सकती है, उसको बोलते हैं लूम लार्ज। इन्फ्लेशन महंगाई है, ये इसकी वर्ब है। तो महंगाई जो है अब मंडरा रही है किस पर? एवरी अदर एस्पेक्ट, हर एक जो अन्य पहलू है किसका? आउटलुक का, फॉर द इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड। पूरे विश्व भर में अर्थव्यवस्था को लेकर जो आउटलुक है उस पर जो एक महंगाई मंडरा रही है, ये जो पूरी चीज़ है, ये जो पूरा आपका दे रखा है सेंटेंस, इसके लिए दैट दे रखा है। इस दैट की वर्ब इज है। ये ऑल्सो एविडेंट, ये स्पष्ट है। मैंने कल ही बताया था आपको, ऑल्सो का प्रयोग मैन वर्ब से पहले करते हैं। ऑल्सो का प्रयोग सेंटेंस के स्टार्ट में करते हैं, या इज एम आर वॉज वर ये सब दे रखा होता है तो उसके बाद में लिंकिंग वर्ब होती है, तो इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, ऑल्सो इसके बाद में है। एविडेंट एडजेक्टिव है, इसका मतलब है ऑब्वियस, स्पष्ट। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये स्पष्ट है किससे? एमपीसी के पॉइंटेड रेफरेंस से। रेफरेंस का मतलब संकेत होता है, हिंट होता है। पॉइंटेड का मतलब जो बिल्कुल एक सटीक एक रेफरेंस दिया है किस ओर? ग्रोइंग स्टैगफ्लेशन कंसर्न्स। ग्रोइंग मतलब बढ़ता हुआ, स्टैगफ्लेशन जो होता है इसका मतलब स्टैग्नेंट प्लस इन्फ्लेशन है, महंगाई भी है और गतिहीनता भी है। और मार्केट में स्टैगफ्लेशन का मतलब है महंगाई भी है और साथ में कोई यहाँ पे प्रोग्रेस भी नहीं हो रही है, उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। कंसर्न्स मतलब चिंता है। ठीक है, तो बढ़ती हुई स्टैगफ्लेशन की चिंताएं, दैट यहाँ पे इन कंसर्न्स के लिए हैं। ये वो कंसर्न्स है जो एम्पलीफाई कर रही हैं। एम्पलीफाई का मतलब होता है इंक्रीज या फिर ऑगमेंट। तो ये जो चिंताएं हैं ये बढ़ा रही हैं किसको? द वॉलेटिलिटी। ये क्या होता है? चेंजेबिलिटी। वॉलेटिलिटी का मतलब चेंजेबिलिटी, परिवर्तनशीलता। किसमें? ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स, ग्लोबल वित्तीय बाजार में, वैश्विक वित्तीय बाजारों में। तो इन्फ्लेशन की वर्ब लूम्स है, दैट की वर्ब इज है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, कंसर्न्स को कनेक्ट कर रहा है, तो आर एम्पलीफाइंग इसकी वर्ब है। तो महंगाई जो है वो बाकी का जो कोई भी अन्य एस्पेक्ट है किसका?
आउटलुक का पूरे वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी को लेकर उस पर मंडरा रही है। और ये बात जो है ये स्पष्ट है एमपीसी के पॉइंटेड रेफरेंस से। एमपीसी ने इशारा किया है बढ़ते हुए स्टैगफ्लेशन कंसर्न्स पर, और ये वो कंसर्न्स है जो एम्पलीफाई कर रही है, ये वो चिंताएं हैं जो बढ़ा रही हैं किसको, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में किसको, वॉलेटिलिटी को, परिवर्तनशीलता को। वाइल द आरबीआई हैज़ मेड ब्रेव, बहुत हिम्मत दिखाई है, ठीक है। तो यद्यपि, वाइल का मतलब यद्यपि है, वाइल कंजंक्शन है। वाइल का काम क्या है, दो विरोधाभासी विपरीत क्लॉजेस को जोड़ना। तो यद्यपि आरबीआई ने, आरबीआई की वर्ब हैज़ मेड है, इसने हिम्मत दिखाई है किस चीज़ में, रिटेन। रिटेन का मतलब होता है मेंटेन करना, बनाए रखना। तो आरबीआई ने हिम्मत दिखाई है। अप्रैल में जो एक पूर्वानुमान दिया था इसने जीडीपी ग्रोथ को लेकर, इस वर्तमान वित्त वर्ष में कहा था 7.2% रहेगी, अभी भी इसको मेंटेन करने की हिम्मत दिखाई है, कह रहा है जीडीपी इतनी रहेगी। साइटिंग और हवाला किसका दिया है, साइट का मतलब होता है एड्यूस करना, अल्यूड करना कह सकते हो, अल्यूड करना, इशारा करते हुए या मेंशन करते हुए, ये होता है साइट, हवाला देते हुए। किस चीज़ का हवाला दिया है, ऑनगोइंग रिकवरी। इसने कहा है कि वर्तमान में लगातार रिकवरी का दौर है, ऑनगोइंग का मतलब कंटिन्यूअस रिकवरी चल रही है। इंक्लूडिंग प्रिपरेशन होता है वैसे, जिसमें शामिल है क्या, इन कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज। और ये जो रिकवरी चल रही है ये कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज, वो सेवा क्षेत्र जहाँ पे लोग संपर्क में आते हैं, वो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर है। एन एक्सपेक्टेड बूस्ट टू रूरल कंजम्पशन, और कह रहा है कि संभावित रूप से बढ़ोतरी आएगी किसमें, रूरल कंजम्पशन में, ग्रामीण उपभोग में। किस कारण से आएगी, रेन स्पर्ड खरीफ सोइंग। सोइंग का मतलब बोना है, खरीफ की फसल है, रेन स्पर्ड मतलब बारिश के कारण, मानसून सीजन आने वाला है, इस कारण से बारिश के चलते ये खरीफ फसल की जो बुआई है वो यहाँ पे होगी, इस कारण से ग्रामीण उपभोग बढ़ेगा, ये अनुमान लगाया, और आउटपुट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये बताया। फिर समझिए, बहुत सिंपल सी बात यह है कि यद्यपि आरबीआई ने, एक तरफ बात कर रहा है, यद्यपि आरबीआई ने हिम्मत दिखाई है कि अप्रैल में जो एक फोरकास्ट दिया था जीडीपी ग्रोथ को लेकर, वर्तमान वित्त वर्ष में कहा था 7.2% रहेगी, वो यहाँ पे एक हिम्मत दिखा रही है आरबीआई कि हाँ 7.2% ही हम मेंटेन करते हैं, रिटेन कर रहे हैं इस चीज़ को। और इस चीज़ के लिए इसने कुछ रेफरेंस दिए हैं, कुछ चीज़ें साइट की हैं, बताया है कि एक तो लगातार जो रिकवरी बनी हुई है कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज के अंदर भी, और दूसरा हमें लगता है कि यहाँ पे रूरल कंजम्पशन बढ़ने वाला है क्योंकि बारिश के कारण खरीफ की बुआई यहाँ पे होगी, आउटपुट बढ़ेगा, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं कि 7.2% रहेगा। फिर भी अब ये नई बात आ गई, दूसरा विरोधाभासी स्टेटमेंट है, 37% बिलो नॉर्मल स्टार्ट। अभी जो साउथ वेस्ट मानसून जिसके कारण भारत में बारिश होती है उसका स्टार्ट जो हुआ है वो 37% बिलो रहा है, 37% यहाँ पे कम रही ये चीज़ें। सर्व्स एज एन अर्ली कॉशनरी ओगरी, ओगरी का मतलब है साइन या पोर्टेंट, संकेत, साइन या पोर्टेंट। कॉशनरी का मतलब है कॉशन, मतलब सावधानी बरतने वाला, या फिर एक प्रकार से चैलेंज देने कह सकते हो कि किसी को ये कहे कि आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, वो कॉशनरी है, ठीक है। लेकिन 37% जो कम रही है बारिश साउथ वेस्ट मानसून, ये यहाँ पे एक इस प्रकार के एक अर्ली कॉशनरी ओगरी कि जल्दी एक आपको कॉशन बरतने के लिए एक संकेत दिया जा रहा है, सावधान बरतने का संकेत दिया जा रहा है, इस रूप में सर्व करता है, इस रूप में काम करता है, ठीक है। एज यहाँ पे प्रेपोजिशन है क्योंकि के रूप में, इस अर्थ में एज है वो प्रेपोजिशन का काम करेगा, ठीक है। आगे देखो, एंड इट इज प्रिसाइजली द हेडविंड्स। हेडविंड टेलविंड दो विंड होती है भाई, एक होती है हेडविंड्स, एक होती है टेलविंड्स। अगर माहौल आपके प्रतिकूल है तो हेडविंड्स है, अनुकूल है तो टेलविंड्स है, ठीक है। पीछे से हवा आती टेलविंड्स है तो वो अनुकूल होती है, आपकी स्पीड को बढ़ा देती है। हेडविंड्स सामने से हवाएं आती प्रतिकूल होती है, आपकी स्पीड को कम कर देती हैं, रुकावट डालती हैं। प्रिसाइजली का मतलब टू द पॉइंट है, सटीक तरीके से है। इट इज, इट की वर्बिज है, और ये बिल्कुल सटीक रूप से हेडविंड्स है फ्रॉम एक्सिलरेटिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन महंगाई, कौन सी महंगाई, एक्सेलरेट होने वाली, त्वरित गति से बढ़ने वाली, तेज गति से बढ़ने वाली। एक्सेलरेटिंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जब आईएनजी फॉर्म में कोई एडजेक्टिव हो तो उसे क्या नाम देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ये बिल्कुल सटीक रूप से हेडविंड्स है, किससे, बढ़ती हुई महंगाई से। एंड द रिजल्टेंट इरोजन, और इसके परिणाम स्वरूप इरोजन, इरोजन का मतलब होता है वीकनिंग, कमजोर होने की प्रोसेस, और इसके परिणाम स्वरूप जो क्रय शक्ति है कंज्यूमर्स की वो कम हो रही है, ठीक है। दैट द वर्ल्ड बैंक साइटेड, और इसी कारण से, है ना, इट की वर्बिज हो गई, इसी कारण से वर्ल्ड बैंक ने एक रेफरेंस दिया है, साइटेड इसकी वर्ब है, क्या, ट्यूसडे को दिया है। क्या कहा है, जब इसने
कटौती की थी। इट यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के लिए प्रोनाउन है, कट यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, इट्स यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव वर्ल्ड बैंक के लिए है, फोरकास्ट इसका नाउन है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन आता है। तो वर्ल्ड बैंक ने जब अपना फोरकास्ट बताया फॉर इंडिया जीडीपी ग्रोथ, भारत के जीडीपी ग्रोथ के लिए फॉर दिस ईयर, इस साल, क्या कहा कि 50 बेसिस पॉइंट्स कम कर देंगे, और कितना रहा, लगभग 7.5, मतलब 8% पहले बताया था, 7.5% अब कर दिया। तो कह रहा है ये बिल्कुल सटीक बात है कि बढ़ती हुई महंगाई के कारण जो प्रतिकूल प्रभाव है और उसके चलते जो परचेजिंग पावर खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है कंज्यूमर्स का, इसी कारण से वर्ल्ड बैंक ने ट्यूसडे को जब अपना अनुमान जो है भारत की जीडीपी को लेकर कम किया, कहा कि 50 बेसिस पॉइंट्स कम होगा, मीन्स 7.5% कर दिया, पहले 8% कहा था, इसका कारण ये बताया। ठीक है, अगला देखिए, द ओनली सिल्वर लाइनिंग। सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है आशा की किरण। तो एकमात्र जो आशा की किरण है वो क्या है, इज द आरबीआई इज फाइंडिंग इन अ क्विक सर्वे। तो आरबीआई ने एक बहुत फटाफट एक सर्वे किया था, उसमें क्या चीज सामने आई थी, पोस्ट द May 21 एक्साइज ड्यूटी कट्स ऑन पेट्रोल एंड डीजल। तो सिल्वर लाइनिंग जो है वो है आरबीआई की फाइंडिंग, किसमें, एक क्विक सर्वे पोस्ट द May 21, 21 तारीख को एक क्विक सर्वे में एक चीज़ सामने आई थी, उसमें आरबीआई ने क्या किया, एक्साइज ड्यूटी कट्स यहाँ पे किए, एक्साइज ड्यूटी जो है, एक्साइज जो कर है वो कटौती करी पेट्रोल डीजल पर। दैट शो, अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ये दिखाती है अर्बन हाउस होल्ड्स 3 months अहेड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस। क्या, जो अर्बन मतलब शहरी, हाउस होल्ड्स मतलब घर, 3 months अहेड मतलब 3 महीने आगे का, अहेड यहाँ पे एडवर्ब है। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन मतलब महंगाई को लेकर जो एक्सपेक्टेशंस है, हैव मॉडरेटेड, इसने क्या कर दिया है, मॉडरेट कर दिया है, मतलब संतुलित कर दिया है, कितना, 190 बेसिस पॉइंट्स तक मतलब कम कर दिया है। फिर समझिए, द ओनली सिल्वर लाइनिंग वर्ब है इज, एकमात्र जो आशा की किरण है, द आरबीआई इज फाइंडिंग इन अ क्विक सर्वे पोस्ट द May 21 एक्साइज ड्यूटी कट्स ऑन पेट्रोल एंड डीजल। वो है कि आरबीआई ने क्विक सर्वे में सामने लाई बात कि 21 मई को एक्साइज ड्यूटी कट्स किए गए थे पेट्रोल डीजल में। ये जो चीज़ है ये दिखाता है कि आगे चल के 3 महीनों का जो घर का खर्चा है, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है, वो मॉडरेट हो चुकी हैं। कितने तक हो चुकी हैं, ये 22 तक का अर्थ दे रहा है, इस सीमा तक 190 बेसिस पॉइंट मतलब 1.9 तक। गवर्नर शक्तिकांता दास हैड साइटेड, इन्होंने हवाला दिया है। ये साइट जो है 3 चीज़ें होती हैं, CITE होती है, SIGST होती है और SITE होता है। ये साइट का मतलब मेंशन है, जिक्र करना है, हवाला देना है। ये साइट का मतलब विज़न है, दृश्य मतलब जैसे आई साइट होती है, और ये जो साइट है ये प्लेस के लिए है, जगह के लिए है। तो ये हवाला दिया है इन्होंने, दिस फाइंडिंग, ये जो कुछ भी इसने प्राप्त किया है इस सर्वे में, इस फाइंडिंग का हवाला दिया है टू अंडरलाइन, इस बात पर जोर देने के लिए। अंडरलाइन का मतलब है एम्फेसाइज करना, हाईलाइट करना। तो इस बात पर जोर देने के लिए इन्होंने कहा है कि स्टेट्स टू कुड डू देयर बिट, कि राज्य जो हैं वो भी, टू जो है वो उस शब्द के ठीक बाद में आता है जिस पर स्ट्रेस डालना हो, तो राज्य हैं वो भी अपना कुछ योगदान दे सकते हैं, बिट में थोड़ा बहुत योगदान दे सकते हैं, टू सॉफ्टन इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, जो महंगाई का दबाव है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं, बाय फर्दर रिड्यूसिंग, और कैसे कर सकते हैं, आगे कम करके, क्या, अपने वैल्यू एडेड टैक्सेस को, वेट को फ्यूल्स पर। शक्तिकांता दास ने ये जो फाइंडिंग रही है कि पेट्रोल डीजल पे एक्साइज ड्यूटी को जो कट करने की बात की है, ये एक सिल्वर लाइनिंग, अगर आप इस पर टैक्स में कटौती करते हो तो फिर कुछ चीज़ें कंट्रोल में आ सकती हैं। इस चीज़ का हवाला दिया है गवर्नर शक्तिकांता दास ने, इस बात पर जोर देने के लिए कि राज्य भी आगे चलकर ये महंगाई का दबाव कम कर सकते हैं। करेंगे कैसे, आगे चल के जो VAT वैल्यू एडेड टैक्सेस हैं फ्यूल्स पर जो लगता है उनको कम करके ऐसा कर सकते हैं। तो ये था आज के इस सेशन में। मंडे टू फ्राइडे हम डिस्कस करते हैं एडिटोरियल, अब बात करेंगे हम कल ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, सॉरी कल नहीं, मंडे को नया सेशन हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।